आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 111। कह रहा है द सोल्युबिलिटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज 2 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर मतलब ये मोलरिटी दी गई है, मोलरिटी में कंसंट्रेशन दिया गया है। कह रहा है इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज, तो हमको सॉल्युबिलिटी दी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कैल्शियम फ्लोराइड को हम पहले तोड़ देंगे और उसके बाद रिएक्शन लिख करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 होता है, इसको तोड़ेंगे तो Ca+2 प्लस 2F माइनस हो जाएगा। अगर इसकी हम सॉल्युबिलिटी यस माने तो इसकी हमको 2s मानना पड़ेगा। तो KSP का अगर फार्मूला लिखेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इक्वल टू, तो Ca+2 का कंसंट्रेशन और F माइनस का कंसंट्रेशन और इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि ये 2 का गुणा है। जो पहले गुणाफल होता है उसी को पावर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर Ca+2 की यस है और यहाँ पर ये 2s है और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4s³ हो जाएगी KSP। यानी हमारा s बराबर हो जाएगा KSP/4, नीचे चला जाएगा और इसका रूट में 3 हो जाएगा। अब इसी को KSP की वैल्यू लिख करके, नहीं KSP ही हमको निकालना है, KSP ही निकालना है, तो ये 4 हो जाएगा इंटू s की वैल्यू दे दिया है 2 गुणे 10⁻⁻4 का क्यूब हो जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा, तो 8 चौको 32 गुणे 10⁻⁻12, ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। सॉल्यूशन में भी हमने निकाला है, तो इसी प्रकार से देखा है, निकाला गया है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से निकाला गया है तोड़ के। तो ये भी KSP इक्वल टू 32 गुणे 10⁻⁻12 आ गया। तो 111 का डी विकल्प हमारा करेक्ट होगा। अब 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS, Ag2S, HgS are 10⁻⁻31, 10⁻⁻44 and 10⁻⁻54 respectively. कह रहा है द solubilities of these sulfide are in the order। तो solubility प्रोडक्ट हमको दे दिया गया है CuS का, Ag2S का और HgS का, और पूछ रहा है कि इनकी solubility का ऑर्डर क्या होगा। तो जैसे हमने ऊपर निकाला है वैसे ही हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द ग्रेटर इज द सॉल्युबिलिटी। तो सीधी सी बात है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा कंसंट्रेशन तक उसमें घुल सकता है। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छे से घुल सकता है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में सॉल्युबिलिटी का ही गुणनफल होता है। तो सॉल्युबिलिटी जितना ज़्यादा होगी उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी उतना ज़्यादा होगा। तो इसलिए जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो 112 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। तो 112 के बी में देखिए CuS का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ऊपर पावर में निगेटिव पावर सबसे कम है। इसकी 44 है, इसकी 54, इसकी 31, तो सबसे कम निगेटिव में है, इसलिए सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। क्योंकि निगेटिव में जितना कम है उतना ज़्यादा मान होगा। तो सबसे ज़्यादा CuS हो जाएगा। फिर उसके बाद Ags की 10⁻⁻44 है, तो Ags होगा सबसे ज़्यादा -54। HgS की है, तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी HgS की होगी। तो ऑर्डर हमारा CuS इज ग्रेटर देन Ag2S,
फिर ग्रेटर देन HGS। तो 112 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम इन। तो AgCl की सॉल्युबिलिटी इन सब में किसमें सबसे कम होगी, ये हमको बताना है। तो देखिए इन सब में से जो तीसरा विकल्प है इसमें AgNO3 है, तो Ag और Ag ये दोनों Ag प्लस देंगे, तो कॉमन आयन प्रभाव यानी सम आयन प्रभाव की वजह से ये और ज़्यादा आयनित नहीं हो पाएगा, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी AgNO3 में सबसे कम होगी, जैसा हम ऊपर बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 113 का ए करेक्ट है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर हमने Ag की तुलना की तो Ag हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर Cl भी साथ में है तो इसको और अच्छे से समझें। देखिए यहीं इसी तरह गलत हो जाता है, तो इसको अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पर देखिए AgCl को तोड़ेंगे तो Ag प्लस और Cl माइनस आयन में टूटेगा, और इसको तोड़ेंगे तो Ca प्लस टू Cl माइनस में टूटेगा। इसको तोड़ेंगे तो Ag प्लस प्लस NO3 माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पर देखिए 2Cl माइनस है, तो ये बहुत ज़्यादा Cl माइनस दे देगा। तो Cl भी कॉमन आयन है, समायन है, और Cl बहुत ज़्यादा देगा, दोगुना मात्रा में देगा। जितना Ag प्लस देगा उससे दोगुना Cl माइनस देगा, 2Cl माइनस है देखिए। तो इसलिए और ज़्यादा कॉमन आयन का प्रभाव होगा, Cl माइनस आपस में लड़ेंगे। तो मतलब लासाते लिए सिद्धांत के हिसाब से रिएक्शन बैकवर्ड दिशा में चलेगी, यानी ये आसानी से नहीं टूट पाएगा। तो C की तुलना में अगर ये A ना होता तो C करेक्ट हो जाता, लेकिन अब A में 2Cl बन रहा है और ज़्यादा आयन बन रहे हैं, तो ये Cl आपस में कॉमन आयन हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है ये A वाला और मोर करेक्ट है। तो 113 का A करेक्ट हो जाएगा। हमने इस Cl को ध्यान नहीं दिया इसलिए C बताया। ये 2Cl तो और ज़्यादा Cl माइनस हो जाएंगे, इसलिए 113 का A विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है दीज आर ग्रेटर नंबर ऑफ Cl माइनस आयन इन CaCl2 कंपेयर टू अदर। तो अन्य की तुलना में Cl माइनस आयन जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनकी तुलना में Cl माइनस आयन CaCl2 सबसे ज़्यादा देगा। हेंस सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम। इसलिए यहाँ पर जो घुलनशीलता है, विलेयता है, सॉल्युबिलिटी है, ये सबसे कम होगी इन 0.01 m CaCl2 ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन प्रभाव की वजह से। तो 113 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, कम नहीं सबसे ज्यादा होगा। तो जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा, अभी ऊपर ही हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि सॉल्युबिलिटी KSP की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा थी वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल था, और क्रम भी देखा था हमने अभी 113 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए CVS की सॉल्युबिलिटी सबसे ये कम थी, CVS की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा था, तो इसलिए सबसे ज़्यादा सॉल्युबल था CVS, फिर उससे कम इसका था, फिर सबसे कम इसका था। तो जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो यहाँ पर 114 में भी वही कंडीशन होगी। यहाँ पर देखिए KSP की वैल्यू सबसे ज़्यादा है D वाले में। ये निगेटिव में संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसका मतलब उतना ही कम है, क्योंकि नेगेटिव में 0.000 करके 70 बार 0 लगेगा, फिर 1 लिखा जाएगा, मतलब 69 बार। तो ये सबसे कम होगा और ये सबसे ज़्यादा होगा,
तो MnS का Ksp चूंकि सबसे ज़्यादा है, इसलिए सॉल्यूबल यानी घुलनशील भी सबसे ज़्यादा होगा। तो 114 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 114 का डी, हायर द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ग्रेटर इज द सॉल्युबिलिटी। तो जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो सॉल्यूबल होगा। तो जायज़ सी बात है कि 114 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो 115 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि द पीकेबी ऑफ डाइमेथिलेमीन, पीकेबी, बी मतलब ये बेसिक है, क्षारीय है, पीकेए मतलब ये एसिडिक है, अम्लीय है। तो पीकेबी ऑफ डाइमेथिलेमीन and pKa of acetic acid are 3.27 and 4.77 respectively। तो डाइमेथिलेमीन का pKb और एसिटिक एसिड का pKa क्रमशः 3.27 और 4.77। कह रहा है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द pH ऑफ डाइमेथिल अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन इज। तो कह रहा है अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन के लिए pH वैल्यू की क्या होगी। तो डाइमेथिलेमीन और एसिटिक एसिड को जब मिलाएंगे तो ये वीक एसिड है, और एमीन, डाइमेथिल एमीन, तो ये वीक एसिड है, और इसके साथ डाइमेथिलेमीन के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो अमोनियम एसीटेट बनेगा। तो जब अमोनियम एसीटेट बनेगा तो एक तरह से एक बफर बन जाएगा, तो उसका pH वैल्यू हमको निकालना है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है डाइमेथिल अमोनियम एसीटेट, जिसका फार्मूला होता है CH3COONH2 CH3 का होल ट्वाइस। ये देखिए अभी समझने में दिक्कत हो रही होगी, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये सब फार्मूले अच्छे से पढ़े जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इज ए साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो कह रहा है ये जो साल्ट तैयार हुआ है एसिड और बेस की रिएक्शन से जो तैयार होता है उसको हिंदी में लवण या अंग्रेजी में साल्ट बोलते हैं। तो ये जो साल्ट तैयार हुआ है तो ये CH3COOH और CH3 का होल ट्वाइस NH की रिएक्शन से बना है। तो वही कह रहा है कि ये जो साल्ट है हमारा, ये CH3COOH और CH3 का होल ट्वाइस NH से मिल करके बना है, जिसमें कि CH3COOH हमारा वीक एसिड और CH3 होल ट्वाइस NH हमारा वीक बेस है। कह रहा है pH ऑफ डाइमेथिल अमोनियम एसीटेट साल्ट सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटिंग यूजिंग फार्मूला। तो अगर हमको इस साल्ट का pH वैल्यू निकालना है तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। तो pH इक्वल टू 7 + ½ pKa - pKb। तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, वैसे ऊपर आया हुआ है लेकिन दूसरे रूपों में आया है। तो इसको बॉक्स में बंद करके इसको अपनी डायरी में या NCERT के ऊपर लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो pK ऑफ एसिटिक एसिड हमको दिया है 4.77 और pKb ऑफ डाइमेथिलेमीन दिया है 3.277। तो इस प्रकार से फार्मूला लगाएंगे तो pH इक्वल टू 7 + ½ pKa - pKb। तो pKa हमारा 4.77 है, pKb हमारा -3.27 है। इसको सॉल्व किया तो ये 1 आ जाएगा, 1.50। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा pH 7 + 0.75, इसका आधा हो जाएगा। तो pH आ गया 7.75। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 115 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। तो 115 का C विकल्प हमारा करेक्ट है। अब नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। कह रहा है द pH ऑफ ए सॉल्यूशन containing 50 ml each of 0.10 molar sodium acetate and 0.01 molar acetic acid is। तो सोडियम एसिटेट जो है
स्ट्रांग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना साल्ट है, क्योंकि सोडियम एसीटेट में NaOH और एस्टिक एसिड यानी CH3COOH की जब रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम एसीटेट बनेगा। इसको इस तरह करके निकाल लिया करिए, जैसे NaOH प्लस CH3COOH की रिएक्शन होगी तो CH3COONA बनेगा और H2O बनेगा। ये इतना अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से CH3COONA एक साल्ट है यानी लवण है जिसमें स्ट्रांग बेस प्लस स्ट्रांग बेस कौन है ये, और वीक एसिड मिला हुआ है, तो ये साल्ट बन गया। तो एस्टिक एसिड के लिए pKa की वैल्यू दिया गया है और हमसे पूछ रहा है pH की वैल्यू क्या होगी इस सोडियम एसीटेट के लिए। कंसंट्रेशन दे दिया है 0.01 मोलर, और जब सोडियम एसीटेट बनाया गया तो कह रहा है जो सॉल्यूशन लिया गया है तो उस सॉल्यूशन का 50 ml है और उसकी कंसंट्रेशन 0.10 मोलर सोडियम एसीटेट एंड एस्टिक एसिड की कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है। मतलब कि साल्ट की दे दिया है 0.10 और एसिड की दे दिया है कंसंट्रेशन 0.01। तो अभी हमने देखा कि सोडियम एसीटेट में NaOH और एस्टिक एसिड है, तो NaOH स्ट्रांग है, एस्टिक एसिड वीक है। तो जो वीक होता है उसी प्रकार का बफर सॉल्यूशन होता है। तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो इसको देखते हैं, सीधा फार्मूला लगाएंगे इस कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट दे दिया है, यानी सोडियम एसीटेट की सांद्रता 0.10 मोलर है। कंसंट्रेशन ऑफ एस्टिक एसिड यानी दुर्बल अम्ल जो है वीक एसिड एस्टिक एसिड, उसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है। और pKa दे दिया है सोडियम एसीटेट के लिए, A का मतलब एसिड, B का मतलब बेस। तो एस्टिक एसिड के लिए दे दिया है 4.57। तो सिंस pH इक्वल टू pK प्लस log साल्ट अपॉन एसिड, ये फार्मूला कई बार आ चुका है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये देखिए pK के साथ लिखा है, अगर यहाँ K लिख दे तो एसिड अपॉन साल्ट हो जाएगा। तो ये बार बार बदलता रहता है कंडीशन के हिसाब से। तो इन सबको एक साथ लिख करके आप लोग याद कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बार बार चेंज होगा तो आप डिस्टर्ब होंगे। तब देखिए सारी यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो pH इक्वल टू pK अभी ऊपर हमने देखा 4.57 है, ये देखिए 4.57 प्लस log साल्ट की कंसंट्रेशन 0.1 है और एसिड की कंसंट्रेशन 0.01 है, नीचे लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो pH इक्वल टू 4.57 प्लस log साल्ट अपॉन एसिड, तो ये ऊपर 100 कर देंगे, ये 0 है, नीचे 10 हो जाएगा, इसके कारण ये दशमलव हटेगा। तो ये आ गया हमारा pH इक्वल टू 4.57 प्लस log, ये 10 हो जाएगा। तो pH इक्वल टू 4.57 प्लस log 10 की वैल्यू 1 होती है, रख दिया। तो pH इक्वल टू 5.5 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 117 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 will be required to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCl solution according to the following reaction। तो कह रहा है CaCO3 और HCl इस अभिक्रिया यानी रिएक्शन के हिसाब से न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, यानी उदासीन हो रहे हैं।
तो CaCO3 प्लस 2HCl से CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O बन रहा है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड एक्वस है यानी जलीय विलयन है इसका, कैल्शियम क्लोराइड का जलीय विलयन बना, CO2 गैस है और पानी हमारा लिक्विड फॉर्म है। तो कह रहा है कैलकुलेट अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट। तो दशमलव के दूसरे अंक तक हमको क्या कैलकुलेट करना है। कह रहा है व्हाट मास ऑफ, मतलब कितना द्रव्यमान 95% प्योर CaCO3 है, विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। CaCO3 का कितना द्रव्यमान हमको लेना पड़ेगा ताकि 50 ml 0.5 मोलर HCl न्यूट्रलाइज हो सके यानी उदासीन हो सके। और CaCO3 हमारा 95% प्योर है, यानी जो विलयन लिया गया है उसमें द्रव्यमान CaCO3 का केवल 95% है, 5% और कुछ है, जो भी हो इससे हमें नहीं मतलब। तो इसको देखते हैं, इसी फार्मूले इसी रिएक्शन के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वो रिएक्शन लिख दी जो हमने क्वेश्चन में दिया गया है। तो CaCO3 सॉलिड है प्लस 2HCl, ये देखिए के गलत लिखा है, 2HCl एक्वस से CaCl2 एक्वस प्लस CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड बन रहा है। तो क्वेश्चन में मोलरिटी ऑफ HCl कितनी होगी, M0.5 मोलरिटी हमको क्वेश्चन में दी गई है। तो मोलरिटी बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया था मोल पर लीटर। तो कितने नंबर ऑफ मोल है और वॉल्यूम लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल अगर हमको निकालने हो तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मोलरिटी गुणे वॉल्यूम हो जाएगा। तो मोलरिटी हमको क्वेश्चन में दी है 0.5 मोलर, का मतलब है कि 0.5 मोल 1 लीटर में उपस्थित है। ये 0.5 मोल सॉल्यूट के होंगे विलेय के, और 1 लीटर जो आयतन है ये विलयन का होगा यानी सॉल्यूशन का। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलरिटी 0.5 इंटू वॉल्यूम हमको 50 ml दिया है क्वेश्चन में। तो 50 ml को अगर लीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड कर दिया लीटर में बदलने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 कितना आ गया, हाफ नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl। अब यहाँ पर देखिए CaCl2 है और यहाँ पर CaCO3 है। अगर दोनों को हम लिखें तो CaCO3 को तोड़ेंगे हम तो Ca प्लस 2 प्लस CO3 माइनस 2 बनेगा, और CaCl2 को तोड़ेंगे तो Ca प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस बनेगा, यानी क्लोराइड आयन दोगुना है कार्बोनेट आयन से। इसलिए अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की मोलरिटी निकालें तो इसकी आधी होगी, क्योंकि क्लोराइड आयन 2 है, ये 1 है, तो इसका मतलब इसके मोलर कंसंट्रेशन दोगुना है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 में आधा कर दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl से, क्योंकि क्लोराइड आयन के मोलर कंसंट्रेशन दोगुना आई है कार्बोनेट आयन की तुलना में। तो कार्बोनेट आयन की आधी है HCl की तुलना में। तो हाफ नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl, तो हाफ नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl ये है। तो 0.5 इंटू 5 0/1000। तो सॉल्व किया तो आ गया 0.0125। अब देखिए इसको सॉल्व किया तो आ गया 0.0125। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के 0.0125। तो HCl के मोल CaCO3 के मोल आ गए और CaCl2 के भी मोल आ गए, दोनों HCl के दोगुना मोल है। हाँ, इसको इस तरह समझिए, कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल है तो यहाँ पर 2 मोल है, 2 मोल HCl है, तो 2 गुना है CaCO3 से, इसलिए CaCO3 के मोल आधे होंगे इसके। जैसे हमने बताया था वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आ गए
फॉर CaCO3 नंबर ऑफ मोल। अब अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो नंबर ऑफ मोल, तो हमने आपको बताया था कि N इक्वल टू W/M। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये वेट। तो मोल तो हमको दिए हैं, तो 0.0125 कैल्शियम कार्बोनेट के लिए इक्वल टू W/100 हो जाएगा। CaCO3 का निकालेंगे तो कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 3 है, तो 3 का गुणा होगा, तो 40 प्लस 12 प्लस 48, तो ये हमारा 52 प्लस 48 बराबर 100 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर 100 रख दिए ये यहाँ पर। तो ये W बराबर हो जाएगा 0.0125 इंटू 100, तो आ गया 1.25 ग्राम। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट करके ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान निकाल लिए। अब सो वेट ऑफ प्योर CaCO3 बराबर 1.25 ग्राम। तो जो शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट उसके मोल आए हैं, तो मोल जितना होगा ग्राम आए मोल से ग्राम में बदला, तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा 1.25 ग्राम होगा प्योर अवस्था में। अब परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या होता है, तो परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू वेट ऑफ प्योर CaCO3 अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर CaCO3 इंटू 100 कर देंगे, तो परसेंटेज में प्योरिटी आ जाएगी। तो ये फार्मूला जो है इसको भी बॉक्स में बंद कर लीजिए कि किसी का निकालना हो तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर वेट ऑफ इम्प्योर CaCO3 क्या हो जाएगा, इम्प्योर इधर आ जाएगा, प्योरिटी पे यहाँ परसेंटेज पे नीचे चला जाएगा। तो वेट ऑफ प्योर CaCO3 तो 1.25 अभी हमने निकाला, 100 का गुणा है अपान वेट ऑफ इम्प्योर परसेंटेज प्योरिटी कितना है, 95% प्योर था, तो यहाँ पर नीचे 95 लिख दिया। क्वेश्चन में ये दिया गया है, अभी जब पढ़ रहे थे तो उसमें दिया था कि 95% प्योर है, तो ये सॉल्व किया तो आ गया 1.32 ग्राम। तो वेट ऑफ इम्प्योर CaCO3 कितना हो गया, 1.32 ग्राम। इम्प्योर इतना है और यही हमसे पूछ रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा 117 का V विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक 117 का B विकल्प। ये देखिए 95% प्योर है CaCO3, तो इस प्रकार से 117 का B हमारा करेक्ट हो गया। अब 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है 3O2 गैस है, इससे 2O3 गैस बन रही है, यानी ऑक्सीजन से ओजोन बन रही है। कह रहा है फॉर द अबव रिएक्शन एट 298 केल्विन Kc इज फाउंड टू बी 3 × 10⁻⁵9। कह रहा है कि 298 केल्विन पर Kc की वैल्यू निकाली गई इस रिएक्शन के लिए, तो आई 3 × 10⁻⁵9। कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इज 0.040 मोलर, then concentration of O2 at equilibrium is 0.040 molar, then concentration of O3 in molar is। तो O2 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर 0.040 मोलर है। ये देखिए 2 बार लिख दिया है, उसी बात को 2 बार लिख दिया, मतलब O2 की कंसंट्रेशन दे दिया है और O3 की कंसंट्रेशन मोलरिटी में हमको बताना है, Kc की वैल्यू दे दी है, तो Kc की वैल्यू दे दिया है, O2 का कंसंट्रेशन दे दिया है इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में, और O3 का पूछ रहा है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखें उसी प्रकार से हमने रिएक्शन लिखा, तो 2O3 गैस से 3O2 गैस से 2O3 गैस बनी, यानी ऑक्सीजन से ओजोन बनी। तो इसके लिए Kc अगर लिखेंगे
तो प्रोडक्ट के गैस के मोलों का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट के गैस के मोलों का कंसंट्रेशन। ध्यान दीजिए, गैस सॉलिड होता तो नहीं लिखते, लिक्विड होता तो नहीं लिखते, इसको ध्यान देना है। लिक्विड का कंसंट्रेशन लिखते हैं लेकिन गैस के लिए प्रेशर लिखते हैं, तो इसको ध्यान देना है। तो Kc इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो O3 का कंसंट्रेशन 2 मोल है, जो पहले गुणा होगा वो पावर में चला जाता है, अपॉन O2 3 का गुणा है तो पावर में चला जाएगा। Kc की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 3 × 10⁻⁵ इक्वल टू O3 का कंसंट्रेशन निकालना है मोल में, मोलर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में। O2 का दिया गया है 0.040। अब इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर ये O3 का कंसंट्रेशन हमारे पास आ गया। ये देखिए पूरा स्क्वायर हुआ, फिर इसको हटाया तो रूट लग गया। ये सॉल्व किया तो O3 का कंसंट्रेशन हमारे पास आ गया 4.38 × 10⁻32 मोलर। तो किस प्रकार से क्वेश्चन निकालते हैं ये पीछे कई बार कर चुके हैं। तो 118 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गैस के मोल लिए जाते हैं, सॉलिड और लिक्विड का नहीं लेते, क्योंकि उसमें आयतन में परिवर्तन बहुत कम होता है। जब आयतन में परिवर्तन बहुत कम होगा तो सांद्रता में भी परिवर्तन बहुत कम होगा। तो गैस के ही लिए जा रहे हैं, और कोई होता तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ चूंकि गैस के ही है तो सीधा सीधा फार्मूला हमको लिखना है। लिक्विड का कहीं कहीं पर वॉल्यूम में जब ज़्यादा परिवर्तन होता है तो ले सकते हैं, लेकिन परिवर्तन ज़्यादा होगा तब। अगर नेग्लेक्टिबल होगा, नकारात्मक मतलब नगण्य परिवर्तन होगा, तो हम उसको नहीं लेंगे। तो 118 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। अब 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। कह रहा है amongst the given options which of the following molecules ion act as a Lewis acid। तो 4 जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा लिविस एसिड की तरह काम करेगा ये हमको बताना है। तो ये देखिए पीछे हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं और फिर से आया है। तो लुईस एसिड हम उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सके, और लुईस बेस उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके। तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन के पास 2, 6 बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कि 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेंगे तो 4 पेयर हमारे पास बचे रहेंगे। इसको अगर देखें तो OH माइनस दे रहा है, तो इस पे भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर 2 है, 4 और एक 5, एक इसके साथ में है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। अब डी में देखते हैं तो 7 और 14 होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है बाहरी कक्षा में 2, 5, तो 5 बाहरी कक्षा में होंगे। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 में से 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, 2 तब भी बचे रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन जो है हमारा, तो फ्लोरीन के 5 होता है, तो 5 का लिखेंगे अगर हम तो 2, 3 लिखेंगे, तो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेंगे, यानी इसके पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सब के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो देने वाला बेस होता है, और इसके पास नहीं है तो ये ले सकता है, इसलिए लुईस एसिड है। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने डिटेल में इसको आपको बता दिया है। तो 119 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 119 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है लुईस एसिड आर दोज सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लुईस एसिड हम उसको कहेंगे जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लुईस बेस आर दोज सब्सटेंस विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लुईस बेस हम उसको कहेंगे जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे सकता है।
तो यहाँ पर देखें H2O को देखें तो इसके पास 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर है, तो बेस है, लुईस बेस। BF3 इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6, सो इट कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन इसको मतलब अगर देखा जाए तो BF3 का अगर हम वो बनाएंगे तो B ऐसे रहेगा, F इस तरह F लग जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का होगा, एक बोरान का, एक फ्लोरीन का, एक बोरान का, एक फ्लोरीन का, एक बोरान का। तो 2 2 4 2 6 चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है। BF3 में B जो है हमारा 5 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2, 3 लिख सकते हैं बाहरी कक्षा में। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहे और मिल जाएंगे फ्लोरीन से, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड बना लेगा, यानी इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हो गए। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये एक्सेप्ट कर सकता है, इट कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होने में 2 कम है। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पहली कक्षा को छोड़ करके। पहली में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, इस तरह हम लोग भरते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो 2 और ले सकता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए लुईस एसिड है। तो यहाँ पर देखिए इसने फिगर भी बनाया है कि इस तरह से BF3 का बनेगा फिगर, जैसा हमने अभी बनाया। अब OH- में देखिए, ये OH केवल लिखा है, OH- नहीं है। तो अगर OH लिखेगा तो फिर 3 लोन पेयर हो जाएंगे इस तरीके से, और एक H के साथ बॉन्ड बन जाएगा। इसी प्रकार NH3 भी लुईस बेस है, क्योंकि इसमें भी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो सब में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है BF3 को छोड़ करके, इसलिए ये एसिड है, बाकी सब बेस है। तो इस प्रकार से 119 का B विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 119 का B विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन द रिएक्शन A + B रिवर्सिबल का साइन C+D आर 2, 3, 10, 6 मोल पर लीटर रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः एट 300 केल्विन। तो 300 केल्विन तापमान पर इक्विलिब्रियम की स्थिति है, और इक्विलिब्रियम की स्थिति में यानी साम्यावस्था की स्थिति में A, B, C और D के कंसंट्रेशन दिए गए हैं 3, 10, 3, 2, 3, 10 और 6 ABCD के क्रम से। तो कह रहा है डेल्टा G0 की वैल्यू क्या होगी। R दे दिया है गैस कांस्टेंट 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ये वैल्यू दे दिया है R की। तो इसको सीधा फार्मूला लगाते हैं और कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन दिया है तो पहले हम Kc निकाल लेंगे, फिर डेल्टा G0 = -2.303 RT log Kc, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन लिखी गई है A + B गिव्स C+D, यहाँ पर ऐसे साइन होना चाहिए, और इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन है 2, 3, 10, 6 क्वेश्चन में दिया है। तो के इक्विलिब्रियम कहें या Kc कहें एक ही बात है। तो इक्विलिब्रियम निकाल लिया Kc, तो प्रोडक्ट के मोल का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट के मोल का कंसंट्रेशन, तो CD ऊपर हो गया प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन AB नीचे हो गया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये हमारा आ गया C 10 है और D हमारा 6 है, अपॉन A हमारा 2 है, B हमारा 3 है। सॉल्व किया तो आ गया 10। अब ये फार्मूला लगा दिया, डेल्टा G = -RT ln K इक्विलिब्रियम बराबर -2.303 RT log 10 K इक्विलिब्रियम। तो ये फार्मूला हमने लगाया, अब इसी पे सारी वैल्यू रख देना है। तो -2.303 R की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन था, तो ये हो गया टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन, 300 केल्विन था, और log के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 है तो 10 रख दिया। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो पूरा इसका गुणा होगा, तो आ गया -1381.8
कैलोरी। ये क्योंकि गिव्स फ्री एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट केल्विन होता है। चूंकि आर की वैल्यू कैलोरी में लिखी है, अरे वो केल्विन नहीं कैलोरी, क्योंकि आर की वैल्यू कैलोरी में थी तो इसलिए आंसर हमारा कैलोरी में है। अगर आर की वैल्यू हम जूल में रखते तो आंसर हमारा जूल में आता। तो इस प्रकार से हमारा 120 का बी विकल्प करेक्ट हो गया। तो 120 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब यहीं से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो इस प्रकार से हमने नीट का आंसर पेपर कर लिया। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। ओके, थैंक यू।